हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षण प्रविधि का जो अर्थ है, यानी इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल स्टडी की, यानी सामाजिक अध्ययन पढ़ाने में किन किन टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम बच्चे तक अच्छा कंटेंट पहुंचा सके, उसे समझा सके बेहतर से बेहतर तरीके से। देखिए, पढ़ाना एक कला है, ठीक है। देखिए, पढ़ाना एक कला है जो कि हमें तब हम बेहतर कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जब हमें सारी टेक्निक, सारे मेथड्स का पता होगा। इसीलिए हम साइकोलॉजी में बच्चे की पूरी नॉलेज लेते हैं, समझते हैं कि हमें किन किन तरीक़ों से कौन कौन सी अवस्था में बच्चा कौन कौन सा रिएक्ट करता है, उन सभी के विषय में हम लोग जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो टेक्निक्स और मेथड में बहुत अंतर है। आज हम समझेंगे टेक्निक्स क्या है, और ये मैं बेस्ड पढ़ा रही हूँ सामाजिक अध्ययन से, ठीक है। तो 4 टेक्निक्स ऐसे लेके आई हूँ जिससे कि आप सोशल स्टडी यानी सामाजिक अध्ययन जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपका जो शिक्षण होगा वो बहुत अधिक प्रभावी होगा। उनको अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, लिखा है शिक्षण एक कला है जिसमें पारंगति प्राप्त करके ही शिक्षण में सफलता प्राप्त की जा सकती है। आप तभी किसी चीज़ को अच्छा कर सकते हैं जब आप उसके हर पक्ष को, हर पहलू को जानते हो या हर उसके पहलू से अवगत हो, ठीक है। कह रहे शिक्षण को प्रभावपूर्ण एवं रोचक बनाने के लिए शिक्षक विविध प्रकार की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करता है। केवल एक रोबोट की तरह बच्चे को केवल किताबी ज्ञान दे देना ही एक शिक्षक का कार्य नहीं होता है। उसे जीवन के लिए तैयार करना ही, संपूर्ण जीवन जीने का या फिर संपूर्ण जीवन को चलाने का जो दायित्व है वो सिखाना ही एक शिक्षक का काम है, ठीक है। कितनी धैर्यता से आपको अपने जीवन का निर्वाह करना है ये बताना एक शिक्षक का काम होता है। ये कह रहे हैं इन्हीं क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं को शिक्षण प्रविधि की संज्ञा दी गई है, ठीक है। फिर कह रहे हैं इस प्रकार शिक्षण प्रविधि विषय वस्तु को विशिष्ट प्रकार से प्रस्तुत करने का तरीका बताती है कि आप जो बच्चे तक पहुंचाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, उसको इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हर तरीके से बच्चे को बता के, समझा के बताया जा सकता है, ठीक है। तो इन टेक्निक और मेथड के द्वारा जिससे छात्र विषय वस्तु को सहजता से समझ लेता है। मतलब ये जो विधियाँ हैं, जो प्रविधियाँ हैं, वो आसान कर देती हैं किसी भी चीज़ को। इस वजह से हम इन तकनीकियों का या फिर इन प्रविधियों का या फिर इन विधियों का यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी भी सुविधा हो जाए और बच्चे को फटाफट से, जल्दी से, आसानी से समझ आ जाए। देखिए, फिर कह रहे हैं कि हिंदी शब्दकोश में शिक्षण प्रविधि का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा हुआ है क्या कि शिक्षण प्रविधि अनुदेशनात्मक सामग्री को प्रस्तुत करने अथवा अनुदेशनात्मक क्रियाओं को संचालित करने का विशिष्ट ढंग है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी प्रविधियां कौन सी हैं, तो उनको अब हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है ग्रुप डिस्कशन। देखिए, ये जो सामाजिक अध्ययन है उसमें ग्रुप डिस्कशन खाली सामाजिक अध्ययन में ही जरूरी नहीं है, किसी भी विषय में। पहले तो सभी विषय एक दूसरे में संबंधित करके पढ़ाने चाहिए, मतलब सबका कोरिलेशन होना चाहिए, और ऊपर से हमें ग्रुप डिस्कशन सबसे बेहतर तरीका है जिससे कि बच्चा समाज में, हम कहते हैं कि विद्यालय जो है वो समाज का ही एक छोटा रूप है, ये कहीं बात झूठ नहीं है। बच्चा जब छोटे छोटे समूहों में बातचीत करता है तो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं, वो जो सीखता है ना, इनडायरेक्टली वो जो चीज़ें सीख रहा है, खाली किताबी ज्ञान बच्चों को रटवाना नहीं है। तो यानी जो लेव वाइगोत्स्की हैं, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं या जो भी हैं, वो यही कहते हैं कि बच्चे का ग्रुप डिस्कशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो करवाना, मतलब ऐसे वर्क दिए जाए, ऐसी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी ही चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो कि आपस में मिलजुल कर की जाए ताकि वो एक दूसरे से कुछ बेहतर और कुछ अच्छा सीख सकें। उसके बाद आगमन और निगमन विधि यानी डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल टू रूल जाता है। जो हमारी आगमन विधि है इसको अभी हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन आज देखिए निगमन में आप याद कर सकते हैं जो नियम से एग्जाम्पल की तरफ चले, ना से नियम, और नियम से एग्जाम्पल की तरफ चलेगा। पहले आपको फॉर्मूले बताए जाते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, तो वो क्या है, निगमन विधि के अंतर्गत आता है। और आगमन विधि की अगर हम लोग बात करें तो पहले इसमें उदाहरण दिया जाता है किसी भी चीज़ का, जैसे हम लोगों ने दिल्ली, लखनऊ या किसी के नाम का उदाहरण दिया और फिर मैंने परिभाषा बताई, तो वो आगमन विधि है। उसके बाद अगर हम बताएं तो कहानी कथन विधि,
जल्दी। देखिए ये किसी भी स्तर के बच्चे के लिए सबसे बेहतर रहता है, क्योंकि कहानी, ऐसा कौन है जिसे कहानियां नहीं पसंद है ना। जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, किसे नहीं पसंद। तो यानी कहानी विधि जो है वो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल रखती है। और ज़्यादातर हम बात करें जो माध्यमिक, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अधिक प्रभावी मानी जाती है। उसके बाद समय रेखा यानी टाइमलाइन की बात करें तो चलिए फटाफट से हम लोग इनको अच्छे से विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। देखिए समूह यानी ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो सामाजिक विज्ञान जो शिक्षण है यानी सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें क्या प्रयोग है, मतलब उसमें इसका क्या उपयोग है या ये कैसे वर्क करता है। तो समझे ग्रुप डिस्कशन को, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्रमुख प्रविधि समूह विवेचन है, ठीक है। कह रहे हैं इसे सामूहिक चर्चा भी कहा जाता है। या फिर हमें किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करना होता है तब भी हम समूह को लेते हैं, वाद विवाद करना होता है तब भी हम, या कोई प्रतियोगिता होती है तब भी हम समूह में ही कार्य करना। या फिर अगर आप देखते होंगे तो आप सोसाइटी में जितने भी लोगों को देखते हैं वो समूह में रहते हैं, क्योंकि अरस्तु ने कहा है कि जो मनुष्य है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो क्यों ना उसकी जो शुरुआत है वो निम्नता से, जो उसका निम्न स्तर है वहीं से उसकी शुरुआत की जानी चाहिए, जिससे कि वो लोगों में घुलना मिलना सीख पाए, उनसे बात करने का लहजा, उनसे जो मोरालिटी है वो भी क्या है, ग्रुप में ही उसे आती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो इससे एक ही बौद्धिक स्तर के छात्र परस्पर मिलकर किसी प्रकरण अथवा समस्या का विवेकपूर्ण विवेचन करते हैं और समस्या समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। अब आप बताइए, एक ग्रुप है जिसमें एक बहुत समझदार बच्चा है, समझदार का मतलब जिसका IQ बहुत हाई है, और एक बच्चा ऐसा है जिसका IQ बहुत कम है, बाकी सब सामान्य बुद्धि के हैं। तो जो पिछड़ी बुद्धि का बालक है वो भी खुद को आगे अच्छा प्रदर्शित कर पाएगा खोजबीन करने में, या कुछ ग्रुप डिस्कशन में खुद को मतलब इंक्रीमेंट ला पाएगा खुद के भीतर। तो यानी जो ग्रुप डिस्कशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है रोल। इसीलिए हो सके जब आप सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करने जाएं, जब भी आपकी टीचिंग लगे तो वहां पे कहानी विधि या फिर जो समूह डिस्कशन है या फिर यानी ग्रुप डिस्कशन है या फिर समूह विवेचन है उसका यूज अपनी प्रविधि में, अपनी टेक्निक्स में, या फिर पढ़ाने के जो शिक्षण आपका होगा उसमें जरूर यूज करें। फिर कह रहे हैं शिक्षा शब्दकोश में समूह विवेचन का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है, समूह विवेचन या तो छात्रों की ओर से सहभागिता की मात्रा बढ़ाने के लिए अथवा निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक समस्या को अपने हाथ में लेने के द्वारा समूह कार्य में अंतर्गतता की प्रविधि है, ठीक। अब देखिए समूह विवेचन की विशेषताएं क्या है, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसको भी जानते हैं। अब देखिए समूह विवेचन के लिए एक समूह का होना आवश्यक है। यह समूह छोटा या बड़ा भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से बच्चों को 2-2 के ग्रुप में बांट सकते हैं, या फिर 5-5 के ग्रुप में, या फिर आप 10-10 के ग्रुप में भी बांट सकते हैं। इनका कोई आकार नहीं है, आप अपनी ही सुविधा के अनुसार बच्चों को बांटकर उनका ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं, ठीक है। या फिर बदलते रह सकते हैं बच्चों को कि आज तुम इस ग्रुप में रहो, आज, जिससे कि हम उसकी, क्योंकि हर कास्ट के हर धर्म के बच्चे होते हैं तो उनकी अपनी अपनी सोच होती है, उनका अपना अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है, तो वो नई नई बातें एक दूसरे से सीख पाते हैं, या फिर अलग अलग भाषा होती है तो वो चीजें आपस में सीख पाते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें समूह के सभी सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। तीसरा देखें, इसमें अंतः क्रिया के लिए समूह के सभी सदस्यों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बोले जा रहा है, इसमें सबको अवसर प्रदान किया जाता है। इसमें किसी प्रकरण अथवा समस्या पर विचार विमर्श उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक होता है। भाई हम ग्रुप डिस्कशन क्यों करते हैं, हम किसी टॉपिक को ले लेते हैं फिर उसमें ग्रुप डिस्कशन होता है, यानी सभी अपना अपना पक्ष रखते हैं, अपने अपने विचार, अपने अपने थॉट्स बताते हैं ना। फिर कह रहे हैं इसमें समस्या के सभी पहलू एवं पर सम्यक विचारोपरांत उसके समाधान के लिए निर्णय लिया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि समूह विवेचन की क्रियाविधि, ठीक, तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं कि समूह विवेचन के लिए सर्वप्रथम विषय शिक्षक और कक्षा के छात्र मिलकर किसी समस्या प्रकरण का चयन करते हैं कि हम आज किस टॉपिक पे बात करेंगे या किस टॉपिक पे अपने विचारों को रखेंगे। कि तुम्हारा, अगर मैंने चुना हुआ है प्रदूषण, तो तुम्हारा प्रदूषण के बारे में क्या कहना है। भाई कोई पक्ष में भी होगा कि ठीक हो रहा है, कोई विपक्ष में भी होगा, तो उन सब के थॉट्स को लेना, नए नए जो आपके अंदर से आ रहे हैं उसको देखिए, वहां पे उनकी अभिव्यक्ति की जो कौशल है यानी जो उनकी स्किल है वो भी निकल के आएगी, वो अपने कुछ विचार रख पाएंगे, कुछ अपनी तरफ से सोच पाएंगे ना, तो वहां पे भी ये चीज आ जाती है। फिर कह रहे हैं तत्पश्चात विषय
शिक्षक उसके विवेचन के उद्देश्य पर प्रकाश डालता है और समस्या किससे संबंधित संदर्भ पुस्तकों का विवरण देता है। इसके बाद सब मिलकर समूह विवेचन की तिथि निश्चित कर लेते हैं। इस बीच छात्र क्या करता है, समस्या से संबंधित विषय वस्तु पर अध्ययन करके विवेचन में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए तैयार करते हैं। अब देखिए, निश्चित तिथि पर विषय शिक्षक और कक्षा के समस्त छात्र मिलकर अपने सहपाठियों से एक अध्यक्ष और सचिव का चयन करते हैं। अध्यक्ष विवेचन का संचालन करता है और सचिव विवेचन की समस्त कार्यवाही लिखता है। कक्षा के अन्य जो छात्र हैं वो सहभागी के रूप में होते हैं। विषय जो शिक्षक होता है वो एक सामान्य सदस्य से के रूप में बैठता है। छात्रों द्वारा किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव किए जाने पर जो शिक्षक है वो क्या करता है, उनका मार्गदर्शन करता है। अब अगर हम लोग बात करें तो कक्षा के सभी छात्र एक एक करके अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। आपने देखा ही होगा, आपके कॉलेज में या स्कूल में कभी हुआ होगा ग्रुप डिस्कशन। तो क्या होता है कि टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करता है, जहाँ पे आप अटकते हैं वो आपकी हेल्प करता है और ऐसे ही बच्चे अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। अन्य छात्र उनसे प्रश्न पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं। ठीक है, ऐसे ही चलती है। फिर कह रहे हैं सभी छात्रों के विचार प्रस्तुत हो जाने के उपरांत सभी मिलकर समस्या समाधान के लिए उचित निष्कर्ष निकालते हैं। अंत में जो विषय शिक्षक है समस्या के समाधान हेतु प्रस्तुत निष्कर्ष पर अपनी संक्षिप्त टिप्पणी देता है अथवा समीक्षा प्रस्तुत करता है। देखिए, सारे बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू लेने के बाद में कुछ रह जाता है, कुछ ऐसे बिंदु रह ही जाते हैं जो कि बच्चों को पूर्ण रूप से नहीं आते होते हैं। तो एक उन्हें समराइज वे में उनका जो कंक्लूजन है निकाल के टीचर पूरा फुल बता देते हैं, जिससे कि बच्चों को वो जो टॉपिक है पूरा क्लियर हो जाता है। जैसे कि आप बीएड में भी होंगे तो भी कई सारे सेमिनार्स हुए होंगे, कई सारी वर्कशॉप हुई होंगी, जिससे कि आपका कंफ्यूजन फटाफट से क्लियर हो जाता है। पहले आपके पॉइंट ऑफ व्यू लिए जाते हैं जितने भी बच्चे हैं, उसके बाद जो टीचर है या प्रिंसिपल है या एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो सब आपको बताते होंगे पूरा एक कंक्लूजन निकाल के कि एक्चुअली आप कहाँ कहाँ पे गलत थे, कहाँ कहाँ पे आपको सही पॉइंट मतलब आपने पकड़ा। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। फिर कह रहे हैं और समूह विवेचन के समापन की घोषणा करता है। उसके बाद हम बात करें जो उसके मेरिट्स हैं वो क्या है, यानी समूह विवेचन के। तो सबसे पहले आता है ये उच्च स्तर के छात्रों के लिए विशेष उपयोगी है, क्योंकि आप छोटे बच्चों को ग्रुप में रखेंगे तो वहां पे आप अनुशासित नहीं कर सकते उन्हें, क्योंकि जो बड़ा बच्चा होता है उसको समझाना थोड़ा आसान है। तो जो हमारे मतलब माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप उनको ग्रुप डिस्कशन कराएंगे तो उनकी कई सारी स्किल्स जो है वो डेवलप हो जाएंगी। उसके बाद इससे छात्रों में सहिष्णुता एवं सहयोग की भावना विकसित होती है। ठीक है, इससे छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को सुव्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। अब देखिए, सहयोग की भावना क्या, आपने एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए किसी बच्चे को दिया है तो वो प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा लंबा है, तो बच्चा क्या करेगा, बार बार मिलेगा, बार बार उस चीज पर डिस्कशन करेगा। किसी बच्चे के साथ आपने उसे रख दिया जो उसका दुश्मन था, वो कभी उससे बात नहीं करता था, तो क्या होगा, पहले तो वो नहीं बोलेगा, बट यार प्रोजेक्ट पूरा करना है तो उस बच्चे से बात करनी ही पड़ेगी। ऐसे करते 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 उनके बीच की लड़ाई खत्म हो जाती है जब वो आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं धीरे धीरे। इससे उनमें क्या होता है, सहिष्णुता और संयोग की भावना डेवलप हो जाती है। तो उन्हें पता चल जाता है कि एक्चुअली में चीजें इतनी भी बेकार या बुरी नहीं है। ठीक है, तो वो सारी भावनाएं आ जाती हैं। कह रहे हैं यह छात्रों को स्वाध्याय हेतु प्रेरित करता है। फिर कह रहे हैं इससे छात्रों की तर्क शक्ति एवं निर्णय शक्ति का विकास होता है। खुद से उन्हें निर्णय लेने की भावना का विकास हो जाता है। छात्र में आत्मनिर्देशन तथा आत्म अनुशासन पर बल देती है। उसके बाद लिमिट्स की बात करें तो समूह विवेचन की जो सीमाएं हैं उनकी बात करें तो ऐसा है कि इससे शिक्षण में समय अधिक लगता है, अतः वह मितव्ययी नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत अधिक समय लगता है कि हमने ग्रुप डिस्कशन किया तो वो 1-1, 2-2 घंटे, 2.5 घंटे या 3-3 घंटे का भी कभी इससे ज़्यादा भी चला जाता है कोई टॉपिक और वो क्लियर नहीं हो पाता, मतलब बहुत लंबा भी चल जाता है कभी कभी। तो कह रहे हैं यह निम्न स्तर पर उपयोगी नहीं है, यानी हम निम्न स्तर के जो बालक हैं उनके लिए उपयोगी नहीं हो सकता। मैंने भी कहा कि अनुशासन की कमी वहाँ पे महसूस हो सकती है और बच्चे बोर भी हो सकते हैं। फिर कह रहे हैं अधिकांश छात्र व्यर्थ के वाद विवाद में उलझकर समय नष्ट करते हैं और जो टॉपिक नहीं है उससे हटके अलग चीज पर डिस्कशन हुआ पड़ा है ना, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हो जाती हैं इस वाली जो मेथड ये वाली जो टेक्निक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें मंद बुद्धि बालक
एवं लचीले बालक समुचित लाभ नहीं उठा पाते। मालूम पड़ा कि एक इंट्रोवर्ट है और एक एक्सट्रोवर्ट है और एक एम्बीवर्ट है। देखिए एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट जो बालक होंगे, यानी जो मतलब लोगों से अच्छे से बात कर पाते होंगे, उनमें सोशलिटी होगी, तो उसमें क्या होगा, वो बच्चे आराम से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जो इंट्रोवर्ट होंगे, जो नहीं बोल पाते होंगे, वो शर्मीले होते होंगे, बैक बेंचर होंगे, बैक बेंचर का मतलब जो पीछे बैठते होंगे या आगे भी बैठते होंगे, तब भी अगर वो शर्मीले होंगे, चुपचाप रहने वाले होंगे, तो वो ग्रुप में बोलेंगे ही नहीं, अपने थॉट्स को नहीं रखेंगे। ठीक है, तो वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती हैं। लेकिन इनको साइड में रख के इस विधि का, इस मेथड का, मेथड कह रही हूँ बार बार, ये टेक्निक है। ठीक है, तो इस टेक्निक का यूज करना चाहिए जिससे कि बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो पूर्ण रूप से हो जाए। ठीक है, तो ये थी कहानी। अब अगर हम लोग बात करें तो आगमन और निगमन विधि, देखिए ये जितनी भी विधियां हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगती हैं। मैं सामाजिक विज्ञान के पक्ष से पढ़ा रही हूँ, लेकिन हम अगर किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, किसी भी विषय की बात करें, तो ये जो मेथड्स हैं, मेथड फिर से आ गया ये, ये जो टेक्निक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं अपने आप में। ठीक है, हम लोग मेथड्स भी पढ़ेंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, फिलहाल आज हम टेक्निक्स को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अब सेकंड, आगमन और निगमन विधि। तो आगमन का हम समझते हैं, आगमन क्या है मैं बता ही चुकी हूँ, जो उदाहरण से लेके नियम तक चले। देखिए याद कैसे करेंगे, आगमन और निगमन में बहुत कंफ्यूजन है मैम, तो निगमन से याद कर लीजिए, यानी नियम से कहाँ जाएगा, नियम से उदाहरण की ओर जो जाएगा उसको निगमन कहते हैं, और फिर जो बचा वो उदाहरण से निगमन की ओर, नियम की ओर तो जाएगा ही जाएगा। चलिए इसको अच्छे से हम लोग डीप में पढ़ते हैं कि आगमन शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख प्रविधि है। इसका प्रयोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किसी समस्या के हल करने के लिए शिक्षक विशेष तथ्यों, उदाहरणों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। कि पहले उसने किसी चीज़ का उदाहरण दिया, देन उसके बाद वो रूल बताएगा, किसी चीज़ की परिभाषा बताएगा, तब जाके बच्चों को अच्छे से समझ आ पाएगा। और ज़्यादातर ये यूज़ होता है क्योंकि बच्चे उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं सामान्य निष्कर्ष नियम निकालने के लिए छात्रों को निर्देशित करता है। छात्र तदारूप कार्य करते हुए सामान्य नियम निकालते हैं। हिंदी शब्दकोश में आगमन को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है, जैसे आगमन विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने द्वारा तर्क करने की विधि है। ठीक है, यह जो विधि है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर कार्य करती है। कह रहे हैं इससे स्पष्ट है कि इसमें शिक्षण के समय छात्रों को नियम, सिद्धांत तथा परिभाषा को पहले से ही नहीं बतलाया जाता है। मैंने कहा ये जो नियम है, या फिर हमने कहा कि दिल्ली क्या है, या कहाँ खाने गए हो, मतलब क्या खाया है आपने, या आप किस विद्यालय में पढ़ते हो उसका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, या आप जो कपड़े पहने हैं वो क्या है, उनका नाम बताइए। तो ये सारी चीज़ें आपने ब्लैक बोर्ड पे लिख दी, तो आपने क्या किया, एग्जाम्पल कलेक्ट किए, देन उसके बाद आपने क्या बताई, उसकी डेफिनेशन बता दी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चा आराम से समझ जाएगा कि अच्छा इन सभी चीज़ों को, यानी किसी के नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। तो हम उसको एग्जाम्पल से, उदाहरण से, रूल की ओर लेके गए, तो कितना बेहतर तरीके से हम उन्हें समझा पाए। ऐसे अगर हम उन्हें पहले से ही परिभाषा अगर बता देते तो शायद आधे बच्चे रट लेते, पर सभी बच्चों को उतने बेहतर ढंग से समझ नहीं आ पाता। फिर कह रहे हैं बल्कि छात्रों को प्रस्तुत तथ्यों, उदाहरणों और समस्या के निरीक्षण, तुलना एवं वर्गीकरण आदि के द्वारा सामान्य नियम, सिद्धांत एवं परिभाषा को निकालना पड़ता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर अच्छे से समझ आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपके लिए आगे आने वाली जो वीडियोस हैं और जो वीडियो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं इसमें, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये जो मेथड्स, जो टेक्निक्स हैं वो आपके आते हैं, उसमें आपको नहीं आता। अगर आप डीप में चीज़ों को नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं टिक कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी। फिर देखिए इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं विशिष्ट से सामान्य की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करते हैं। अब देखिए हम लोग शिक्षण सूत्र भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से शिक्षण सूत्र होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है लगा हुआ है ज्ञात से अज्ञात। ज्ञात से अज्ञात का मतलब जो बच्चे को पता है उससे लेकर जो उसे ज्ञात नहीं है उस तक पहुंचाना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो आगमन विधि है उसके शिक्षण पद क्या है, यानी जो टीचिंग स्टेप्स हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें देना होता है उदाहरण, यानी प्रकरण से संबंधित, यानी जो हमारा टॉपिक है एक ही प्रकार के कई उदाहरण छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मैंने अभी बता ही दिया है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले छात्रों को कुछ एग्जाम्पल्स दे देने हैं। मैंने नाउन की डेफिनेशन के द्वारा आपको बताया
बताया। उसके बाद हमें क्या करना है, निरीक्षण करना यानी ऑब्जर्वेशन करना, यानी शिक्षक छात्रों को निरीक्षण करने को कहता है, यानी कहता है कि इसको ऑब्जर्व करो, बताओ इन सब में क्या सिमिलैरिटी है या फिर इसकी डिमेरिट्स मेरिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, वो सारा देखने के लिए कहता है। फिर विश्लेषण यानी एनालिसिस करने के लिए कहता है। एनालिसिस का मतलब है खंडों में तोड़ के देखना। फिर अगर हम बात करें तो छात्र सभी उदाहरणों को समुचित निरीक्षण करने के उपरांत शिक्षक की सहायता से उनका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण का मतलब है किसी भी एक टॉपिक को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ के समझना। उसके बाद वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और जो एनालिसिस है, देखिए एनालिसिस में क्या है, एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो उसको पार्ट्स में डिवाइड करके उसको एनालिसिस करते हैं, उसका पूरा निरीक्षण करते हैं अच्छे से। लेकिन वर्गीकरण में क्या है, खाली हम लोग उनको अलग अलग बांट देते हैं, ठीक है। विश्लेषण में क्या होगा, हम उनको अच्छे से एनालाइज भी करेंगे। अगर वर्गीकरण की बात करें तो विश्लेषण के आधार पर शिक्षक की सहायता से छात्र समस्त उदाहरणों का समुचित वर्गीकरण करते हैं ताकि किसी एक परिणाम अथवा सामान्य नियम पर पहुंचा जा सके, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें तो नियमीकरण क्या है, जनरलाइजेशन की बात करें तो छात्र वर्गीकरण के आधार पर किसी एक सुनिश्चित परिणाम अथवा सामान्य नियम अथवा सिद्धांत निकालने का प्रयास करते हैं। इसमें शिक्षक छात्रों की सहायता करता है। अब हम मेरिट्स देखेंगे किसकी, आगमन विधि की। तो इसमें छात्र क्या है, सक्रिय हैं, इसीलिए ये मेथड बहुत यूज किया जाता है। यह सरल एवं स्वाभाविक है, जिसमें छात्र जो है वो सहज ही बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण करता है। प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होने के कारण यह सीखने की प्रक्रिया में अधिक प्रभावशाली रहता है। यह चिंतन एवं अभ्यास हेतु अवसर प्रदान करके बालकों के मस्तिष्क को विकसित करता है। इसमें छात्र क्या करते हैं, स्वतः ही ज्ञानार्जन करते हैं, मतलब सेल्फ जो उनकी एक्टिविटी है उस पर बेस्ड है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड है। बिल्कुल जो भी मेथड, जो भी टेक्निक, जो भी शिक्षण सूत्र अगर बालक से रिलेटेड है, उसका फायदा हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे शिक्षण के लिए, जिससे इसमें उनमें आत्मविश्वास की भावना डेवलप होती है। देखिए एक बच्चे को आपको सिर्फ मोटिवेट करना है, बाकी वो खुद करके एक्टिविटी करके वो चीज़ों को खुद ही सीख लेते हैं। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, ठीक। अब इसकी डीमेरिट्स देखिए कि आगमन विधि के दोष क्या हैं, अगर ठीक है तो कह रहे हैं इसमें छात्र बहुत धीमी गति से सीखते हैं, जिससे समय का अपव्यय होता है, मतलब बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन छात्र बहुत धीमी सीख तो जाएंगे बट उनकी जो सीखने की जो क्षमता है वो धीमी गति से चलती है। छात्रों द्वारा प्रतिपादित नियम सिद्धांत परिभाषा में त्रुटि की संभावना बनी रहती है। आपने एग्जाम्पल्स बता दी हैं, आपने डेफिनेशन बताने के लिए कहा है तो आप वो करेक्ट तो बता नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स उसमें होंगी। फिर कह रहे हैं एक सदृश्य विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करने में शिक्षकों को भी कठिनाई का अनुभव होता है, ठीक है। इसका प्रयोग केवल अनुभवी शिक्षकों द्वारा ही किया जा सकता है। अगर आप प्रशिक्षित एक शिक्षक हैं तभी आप अच्छे तरीके से इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अब बात करें डिडक्शन की, तो इसमें आता है निगमन। अब निगमन से हम जानते हैं नियम से हमें जाना है उदाहरण की तरफ। तो कह रहे हैं निगमन भी सामाजिक विज्ञान शिक्षण में व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है। इसमें सर्वप्रथम छात्रों को विविध प्रकार के नियमों, सूत्रों, सिद्धांतों, परिभाषाओं का ज्ञान करवाया जाता है। तत्पश्चात प्रयोग, निरीक्षण या तुलना द्वारा उनकी सत्यता सिद्ध की जाती है। इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होते हैं। वो क्या था, सामान्य से विशिष्ट की ओर था, ज्ञात से ज्ञात की ओर था, लेकिन ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। कह रहे हैं शिक्षा शब्दकोश में निगमन का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। निगमन तर्कपूर्ण विचार की वह प्रक्रिया है जिसमें सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट घटनाओं की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके जो है टीचिंग स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, नियम बताया जाता है कि शिक्षण जो टॉपिक है, जो शिक्षक है वो टॉपिक से रिलेटेड कुछ नियम, कुछ रूल्स बताएगा, है ना, प्रस्तुत करेगा। फिर क्या होगा, एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहेगा, यानी शिक्षक प्रस्तुत नियम या सिद्धांत पर परिभाषा अर्थ को स्पष्ट करते हुए समझाने का प्रयास करेगा। बच्चे को पहले उसका बता दिया, जो हमारे नियम थे वो बताए गए, उसके बाद शिक्षक ने एक्सप्लेनेशन दिया, उसके बाद ऑब्जर्व करने के लिए कहा, ऑब्जर्वेशन हुआ। शिक्षक नियम या सिद्धांत परिभाषा से संबंधित कई उदाहरण छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उनका समुचित निरीक्षण करने के लिए कहेगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करें यानी वर्गीकरण आएगा। छात्र उपयुक्त नियम या परिभाषा से संबंधित उदाहरणों के निरीक्षण उपरांत शिक्षक की सहायता से तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं और छात्र। फिर आता है परीक्षण यानी जर्नलाइजेशन। छात्र वर्गीकृत तथ्यों से नियम या सिद्धांत या परिभाषा की जांच करते हैं। अब निगमन विधि है, उसकी जो मेरिट्स हैं उसको क्या समझते हैं कि यह आगमन की पूरक है, मतलब बिल्कुल विपक्षी है, एक तरीके से कह सकते हैं कि यह उच्च कक्षाओं के लिए अति उपयोगी है, ठीक है। फिर कह रहे हैं इसमें छात्र सामान्य नियम, सिद्धांत या परिभाषा को जानने के बाद जब हम जान लेते हैं कि पूरा
क्या है, उसके बाद रूल्स जानते हैं, ठीक है। फिर थोड़े ही उदाहरणों से सत्यता को सरलता से समझ लेते हैं। उसके बाद अगर हम कहें तो यह समय की दृष्टि से मितव्ययी है, इससे शिक्षक का कार्यभार सरल एवं कम हो जाता है। अगर अब हम बात करें तो निगमन विधि के दोष क्या हैं यानी डिमेरिट्स क्या हैं, तो ये अमनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, इसीलिए ये निम्न स्तर की कक्षा और माध्यमिक स्तर की कक्षा के लिए इतनी उपयोगी नहीं मानी जाती हैं। तो अगर हम लोग फोर्थ टॉपिक को देखें, फोर्थ पॉइंट को देखें तो आता है कि यह निम्न माध्यमिक स्तर पर छात्रों की तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति का विकास नहीं करती। ओके, तो अब हम अगला अगर हम लोग देखें तो कहानी, वो जो कथन है यानी स्टोरी टेलिंग के थ्रू जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे कहानी से ये निम्न स्तर के लिए और माध्यमिक स्तर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कहानी की बात करें तो कहानी कथन का अर्थ क्या है, तो प्रारंभिक स्तर पर कहानी कथन विधि सामाजिक विज्ञान शिक्षण की सर्वोत्तम प्रविधि है। प्लेटो ने छोटे बालकों के लिए इस प्रविधि को उपयोगी एवं लाभप्रद बताया है। बालकों में जिज्ञासा की अधिकता होती है और वे कल्पनाओं में आनंद लेते हैं। कल्पना की उड़ान में बालक की विभिन्न नैसर्गिक शक्तियों का विकास होता है। इसके अतिरिक्त छोटे बालक कहानी सुनने में विशेष आनंद अनुभव करते हैं। शिक्षक जिस तथ्यों घटनाओं की जानकारी कराना चाहता है, कहानी के माध्यम से उन्हें सरलता से करा जा सकता है और उनके ज्ञान को स्थायी बनाया जा सकता है, ठीक है। बच्चे एक कहानी के थ्रू, जब आप बच्चों, सबसे पहले उनकी जो शुरुआत है वो कहानी से होती है, वो अपनी मम्मी से बचपन में कहानियां सुना करते हैं, तो वो कोरिलेट कर पाते हैं, यानी बच्चे क्या कर पाते हैं, कहानी से अपने जीवन को जोड़ पाते हैं ना। तो आप उनको एक पढ़ाई के माध्यम, वो कहानी के माध्यम से उनकी जो विषय वस्तु है उनसे जोड़ सकते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें तो जो पढ़ाना है वो बोर नहीं होंगे उसमें, ठीक है। तो कह रहे हैं शिक्षा शब्दकोश में कहानी कथन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है, कहानी के रूप में तथ्यात्मक सामग्री का प्रदर्शन ही कहानी कथन है। इससे स्पष्ट है कि कहानी कथन एक कला है और कहानी सुनना बच्चों का शौक है। कहानियां जो अज्ञात अतीत के आसपास महिलाओं, मानवीय रोमांच एवं अज्ञात के लिए पुरुष की खोज है, बच्चों की कल्पना को गुदगुदाती हैं और जिज्ञासा की उनकी मूल प्रवृत्तियों को भी संतुष्ट करती हैं। तो अगला अगर हम लोग देखें तो ऐतिहासिक कहानी के आवश्यक तत्व क्या हैं, ठीक है, उसको समझते हैं कि तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए जो भी कहानी है। देखिए, आप ऐसी कहानी मत सुनाइए जो कि बच्चों के लिए बेनिफिट ना दे, ठीक है, मतलब उसके लिए एक अच्छा ना हो, उनके लिए प्रभावशाली ना हो या फिर निरस्ता भरी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर कह रहे हैं सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, सजीव एवं स्पष्ट होनी चाहिए और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए उपयोगी यानी यूजफुल होनी चाहिए। अब टीचिंग स्टेप्स की बात करें, जो हम कहानी विधि की बात कर रहे हैं उसकी, तो कहानी का चयन अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले हमें कहानी का चयन करना है, उसके बाद कहानी कथन कहना यानी टेलिंग ऑफ स्टोरी करनी है, यानी सामग्री का प्रयोग करना है। कोई भी सामग्री हो सकती है, कोई भी एड्स हो सकता है, यानी आप 4 बच्चों को खड़ा करके भी उनसे बातचीत करवा सकते हैं आपस में। कोई कहानी अगर आपको आती है ना, या फिर बुक में भी अगर आप स्टोरी, आप भाषा के अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो कहानी बुक में दी है उसके जो किरदार है वो बच्चों से यानी रोल प्ले करवा सकते हैं बच्चों से। शाम पठ कार्य, ठीक है, पाठ्य पुस्तक जो है से पठन करवा सकते हैं। छात्रों की भूमिका अपनी होगी और शिक्षक की फिर मूल्यांकन होगा फिर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो प्रोसेस ऑफ स्टोरी टेलिंग यानी कहानी कथन की जो प्रक्रिया है, इसमें क्या होगा, सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञान शिक्षक किसी ऐतिहासिक कहानी को छात्रों को सुनाने के लिए चुनता है। कहानी छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल किसी ऐतिहासिक तथ्य या घटना पर आधारित होती है। शिक्षक स्वाभाविक ढंग से छात्रों को कहानी सुनाता है। कहानी को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक यथास्थान सहायक सामग्री का भी उपयोग करता है। अगर आप लगातार 1 घंटे तक एक ही कहानी सुनाते रहेंगे और उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा या कोई मज़ेदार नहीं होगी या उनके कोई एड्स नहीं आप यूज़ करेंगे, तो बच्चे आधी कहानी में ही बोर हो जाएंगे और सुनना बंद कर देंगे, है ना। तो आपको एड्स का यूज़ करना है, प्लस अपनी आवाज़ को स्पष्ट और सरल रखना है और ऐसी कहानी का चयन करना है जिससे कि बच्चों को उनमें मज़ा आए, हाँ, उपयोगिता होनी चाहिए उनके लिए, जिससे कहानी की विषय वस्तु रोचक हो जाती है और छात्र उसमें विशेष रुचि लेते हैं। बच्चों का हर चीज में रुचि लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पढ़ाई हो, कहानी हो, कविता हो, कोई भी चीज हो, है ना। कह रहे हैं जिससे छात्र विषय वस्तु को सरलता से हृदयंगम कर लेते हैं। अंत में शिक्षक छात्रों के अर्जित ज्ञान की जांच हेतु कतिपय प्रश्न भी पूछते हैं। आपने पूरी कहानी सुना दी, उसके बाद पूछा बताओ अच्छा
राजा ने उसे क्यों मारा था, है ना। कोई भी कहानी आपने सुनाई है तो बच्चे क्या करेंगे, विषय वस्तु पर समुचित ज्ञान जो भी उन्हें पता होगा, जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया होगा, वो उसके अकॉर्डिंग अपने थॉट्स विचारों को रखेंगे। फिर अगर हम बात करें तो जो मेरिट्स हैं उनकी, वो क्या है, कह रहे यह विधि निम्न स्तर के बालकों के लिए विशेष उपयोगी है। यानी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो माध्यमिक स्तर है कक्षा 1 से 5 तक के लिए, तो ये बिल्कुल रामबाण है। कहानी सुनाएंगे बच्चे, बहुत शांति से सुनेंगे और अनुशासन की कमी तो आपको होने नहीं वाली है। ऐसे माध्यमिक स्तर पर भी ये जो विधि है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। कह रहे हैं यह विधि, इस विधि से छात्रों की कल्पना शक्ति एवं स्मरण शक्ति का विकास होता है। यह विधि छात्रों की जिज्ञासा एवं कौतूहल को शांत करने में सक्षम है। यह विधि छात्रों को स्वास्थ्य मनोरंजन प्रदान करती है। फिर अगर हम बात करें तो इससे बालकों में आदर्श चरित्र एवं नैतिक गुणों का विकास किया जाता है। फिर कह रहे हैं बालकों में संस्कृति के प्रेम एवं रुचि उत्पन्न की जा सकती है। अगर हम बात करें तो कहानी कथन की जो सीमाएं हैं उनकी अगर हम बात करें तो इस विधि में शिक्षण के अंतर्गत छात्र कहते रहते हैं निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं। हालांकि यहाँ पे ये चीज गलत है कि जो छात्र है वो निष्क्रिय हैं, लेकिन जब आप उनसे प्रश्न पूछेंगे, देखिए स्टोरी के बाद ये जो विधि है एक तरीके से व्याख्या विधि पर आधारित हो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जब आप बच्चों से सवाल जवाब करेंगे तब तो वो सक्रिय होंगे ना। तो इसलिए जब तक कहानी सुनाई जाती है तब तक वो निष्क्रिय रहते हैं। उसके बाद जब आप प्रश्नों को करते हैं, यानी प्रश्नोत्तर विधि का यूज करते हैं, तब जाके वो सक्रिय श्रोता बन पाते हैं। फिर कह रहे हैं यह विधि बालकों में तर्क शक्ति को विकसित नहीं करती। इसमें बालक अपने शिक्षक की बात पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं। ये क्या है, इसकी सीमाएं हैं, इसकी लिमिट्स हैं। तो देखिए हर जगह कुछ अच्छा कुछ बुरा है, तो यहाँ पे ये बताया गया है। अगर बड़े स्तर पर आप बच्चों को सुनाएंगे तो वो आपकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो अपने टीचर उनको जो भी बताएगा वो आराम से मान लेंगे। तभी जब हम लोग बचपन में किताब में पढ़ते हैं कि हमें सुबह उठ के बड़ों का कहना मानना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए, तो बच्चे आराम से ये चीजें आराम से मान लेते हैं, क्योंकि हम उनको बताते हैं कहानी के थ्रू। इस विधि द्वारा शिक्षण में प्रतिभावान एवं प्रखर बुद्धि बालक कम रुचि लेते हैं, अतः इसमें अनुशासन की समस्या रहती है। इस विधि द्वारा शिक्षण में अधिकांश शिक्षक लापरवाही के कारण विषय वस्तु के लिए अपेक्षित सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, अतः कहानी छात्रों की यथार्थ ज्ञान देने में असफलता रहती है। ठीक है, अब हम लोग चौथा देखें तो सब आता है कि टाइमलाइन, यानी समय रेखा से तात्पर्य क्या होता है। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समय रेखा का प्रयोग व्यापक रूप से होता है। कालाक्रम का ज्ञान कराने में समय रेखा एक सरल एवं प्रभावपूर्ण साधन रहता है। यह समय ज्ञान को बोधगम्य बनाने में सहायक होता है। इसमें स्थान के साथ साथ क्रमबद्धता एवं दूरी का जो विचार है वो भी सन्निहित होता है। समय रेखा में समय का जो क्षैतिज अथवा लंबवत रेखा में प्रदर्शित किया जाता है और घटित घटनाएं घटित होने वाली तत्संबंधित तिथियों के आधार पर कालानुक्रम अनुसार अंकित किया जाता है। आपने समय रेखा तो देखी होगी ना कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं ईसा पूर्व, तो उनके समय से पहले उनके समय के बाद, तो वो वाली समय रेखा की बात हो रही है। कह रहे हैं समय रेखा राजवंशों, राजाओं, साम्राज्य, महान शक्तियों, उद्भव, उत्थान और पतन के कारण परिणामों के स्पष्टीकरण हेतु प्रयोग की जाती है। इस प्रकार समय रेखा विधि एक ऐसी लेखनीय प्रस्तुतिकरण है जिस पर महत्वपूर्ण घटनाएं अंकित की जाती हैं। और ये जो समय रेखा वो है प्रविधि है, उसमें क्या होता है, प्रदर्शन विधि निहित रहती है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, बच्चों को अच्छे से समझा पाते हैं। अब समय रेखा की जो विशेषताएं हैं उसको समझिए। समय रेखा की रचना उचित पैमाने पर होती है ताकि समय रेखा ना अधिक हो छोटी हो और ना ही अधिक लंबी हो। अब कहें तो यह स्वच्छ, स्पष्ट एवं आकर्षक होती है। समय रेखा के लिए महत्वपूर्ण तिथियां चुनी जाती हैं जो अधिक समय को परिव्याप्त करती हैं। उसके बाद चौथा अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए प्रमाणिक, ऐतिहासिक, मुख्य घटनाओं, आंदोलन एवं मानवीय कार्यों से संबंधित तिथियों का चयन किया जाता है। अगर पांचवा देखें तो ये कहती है कि समय रेखा पर तिथियों का अंकन कालाक्रम के अनुसार और सावधानी पूर्वक किया जाता है। समय रेखा के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले आता है ऊर्ध्वगामी, फिर आता है प्रतिगामी, फिर आता है चित्रात्मक, फिर आता है तुल्यात्मक। तो सबसे पहले हम डीप में समझेंगे ऊर्ध्वगामी समय रेखा क्या है। यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कालक्रम का ज्ञान कराने में ऊर्ध्वगामी समय रेखा का विशेष प्रयोग होता है, जिसमें देखिए इतिहास क्या है, घटना, उसमें हम लोग कहते हैं डेट्स पे चलता है, कई सारे तथ्य होते हैं उसमें, तो उसमें समय रेखा विधि का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। जब बच्चों को समझाएंगे तब वो तिथियों को समझ पाएंगे, डेट्स को समझ पाएंगे, इसीलिए इस विधि का यूज किया जाता है। इसमें घटित घटनाओं का क्रम अतीत से वर्तमान की ओर अग्रसर होता है और घटित घटनाएं इनके जो घटित होने वाली वास्तविक समय के अनुसार प्रदर्शित की जाती हैं कि कौन सी जो बात है, कौन सी जो युद्ध था वो कौन सा समय पे हुआ था। इनकी रचना विधि अत्यंत सरल है। इनकी जो रचना है,
और अगर हम आगे बात करें तो फिर तदानुरूप जो उचित पैमाना है उनको मापकर 1 बराबर 5 या 10 या 50 या 100 वर्ष तक एक क्षैतिज लंबवत सरल रेखा खींच लेते हैं। इनके उपरांत इस रेखा को इंच अथवा आधा इंच के समान भागों में विभाजित करके समय की अवधि के अनुरूप क्या करते हैं, प्रत्येक खंड में बाईं ओर उसका अंकन कर देते हैं। तथा उपरांत महत्वपूर्ण घटनाएं जिस क्रम में आती जाती हैं समय रेखा पर दाहिनी ओर अंकित कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करें तो प्रतिगामी समय रेखा क्या है। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कालानुक्रम ज्ञान कराने से प्रतिगामी समय रेखा का भी प्रयोग होता है। इसमें घटित घटनाओं का क्रम कैसा होता है, वर्तमान से अतीत की ओर अग्रसर होता है। रचना की शेष प्रक्रिया ऊर्ध्वगामी समय रेखा के सदृश ही है। अगला अगर हम लोग बात करें तो इतना ही मैं डाल पाई हूँ। आई थिंक एक इसका पेज जो है वो कैसा हो गया है, मिस हो गया है। खैर मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, जो चित्रात्मक होता है उसमें चित्रों का प्रयोग होता है और तुलनात्मक का मतलब किन्हीं दो संख्याओं के बीच में, किन्हीं दो तथ्यों के बीच में हम तुलना करके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं यानी जो प्रविधियां हैं वो सामाजिक विज्ञान शिक्षण की हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कक्षा में जाते हैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए तो इन प्रविधियों का प्रयोग करेंगे तो बच्चे को बहुत अच्छे से समझ आएगा। आप इनकी जब दोषों से, उनके गुणों से जब आप अवगत होंगे तो आप बच्चे को बहुत अच्छे से विषय वस्तु को बताने के लिए तैयार होंगे, सक्षम होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।